नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व हिंदी साहित्य लेखन परंपरा संबंधी वे सभी प्रश्न मिलेंगे आपको, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास, जिसमें हम मैराथन क्लास के माध्यम से लगभग 180 लगभग प्रश्नों को करेंगे। भाई केवल प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, एक प्रश्न के साथ और अन्य तथ्यों पर चर्चा करते हुए हम अपनी तैयारी के प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की क्लास में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम जल्दी प्रश्नों का आंसर देखते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों के रिवीजन करेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है और रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो जितनी बार अधिक प्रश्नों के रिवीजन करोगे, आपके तथ्य बिल्कुल परीक्षा में देखते ही आपका आंसर मिल जाएगा कि हाँ, इस प्रश्न का आंसर ये है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया है? तो हिंदी साहित्य लेखन का प्रथम प्रयास निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया? फ्रेंच भाषा में, जो कि गारसा दातासी ने किया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? तो आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना इतिहास वो वैदेयवादी पद्धति पर लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, तज़किया ई सुवारी ई हिंदी ग्रंथ के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इस ग्रंथ के रचनाकार निम्नलिखित में से मौलवी करीमुद्दीन जी माने जाते हैं। करीमुद्दीन है भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, करी आएगा मुद्दीन। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है वो 1929 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब, जहाँ चित्तवृत्ति की बात आ जाए, जनता की चित्तवृत्ति की, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जो समाज के हृदय में परिवर्तन होता है, जो लोगों के हृदय में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे ही साहित्य में भी परिवर्तन होना संभव है। तो इस प्रकार से परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो राम कुमार वर्मा जी का है, जो कि इनका ये अधूरा साहित्य इतिहास लेखन पर माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो आदिकाल या वीरगाथा काल, क्योंकि दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को शुक्ल ने अपनाया, इसलिए आदिकाल और वीरगाथा काल कहा गया है। तो 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक मानी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर हमारा 9, मिस्र बंधु के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो मिस्र बंधु विनोद के मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसके प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1913 में। 1913 में प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए और 1934 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 10, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक निम्नलिखित में से पादरी एडिसन गिरिफ्स हैं। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? इस साहित्य इतिहास
लेखन के जो लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किन्होंने लिखा? आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो सबसे पहले काल विभाजन की बात आ जाए तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के काल विभाजन की परंपरा को सबसे पहले जो है डॉक्टर गिरियश जी ने अपनाया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जॉर्ज गिरियसन जी द्वारा कृत वर्नाकुल लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14 नागरिक पंचायत सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास में कुल कितने खंड है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस इतिहास के अंतर्गत लगभग जो है हमारे जो है 18 खंड माने जाते हैं और शुरुआत में 16 थे, ये भी आपको ध्यान रखना। अगर प्रारंभिक में पूछ लिया जाए तो 18, अगर कुल पूछ लिया जाए तो कितने हैं? कुल पूछ लिया जाए तो 18 और प्रारंभिक में पूछ लिया जाए कुल की जगह प्रारंभिक शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, तो 16 आंसर लगाना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना? तो इस ग्रंथ को हिंदी का सबसे पहले साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है किस लेखक द्वारा माना गया? तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा किशोरी लाल गुप्त। किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ का अनुवाद भी किया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। उसके बाद देख लेते हैं आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 हम पहले देख चुके हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि शुक्ल जी द्वारा लिखा गया। ये जो है सर्वाधिक जो है व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है और लोकप्रिय भी ग्रंथ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। काल क्रम की बात आ जाए तो आंसर होगा हमारा जॉर्ज गिरियसन। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। तो भविष्यत कथा जो रचना है उसके रचयिता रही है धनपाल। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्राकृत पेंगलम निम्नलिखित में से जो है छंद शास्त्र संबंधी रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे कयामत वध किस ग्रंथ का एक सर्ग है या एक खंड माना जाता है? तो ये पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 23 आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं? शुक्ल द्वारा 1050 से 1375 विक्रमी संवत आदिकाल का समय माना गया। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? आदिकाल को जयकाल की संज्ञा रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दी। आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वीर गाथा की बात आ जाए, अगर वीर गाथा पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा शब्द आ जाए वीर के साथ तो शुक्ल जी आंसर आएगा। केवल वीर काल बोल दिया जाए तो विश्वनाथ मिश्र जी आएगा। उसके बाद आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? तो आदिकाल को संक्रमण काल कहने वाले विद्वान रहे राम खेलावन पांडे। उसके बाद 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार, इस पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो जगनीक जी की ये पंक्ति है जो कि परमाल रासो में लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इससे आदिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित जो हमारा इनमें से कथन सही नहीं है देखते हैं। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण हुआ, बिल्कुल हुआ, सही है। शौर्य और विलासता का स्वाभाविक व जीवंत चित्रण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। युद्धों का सजीव चित्रण तो इनकी खास विशेषता रही है, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है आदिकाल के अंतर्गत नहीं पाई जाती। हिंदी जो इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें जो है संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। जिस प्रकार से रीतिकाल के अंतर्गत हमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। राजा महाराजों का समय रहा, अपने अपने राज्य को ही वे राष्ट्र समझ बैठते थे।
संपूर्ण राष्ट्र के वे जो है चिंता नहीं करते थे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किससे माना? तो सभी को पता है, रासायन से। उसके बाद बात करें आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो अब्दुल रहमान जी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में 12 बरस का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है बिसल देव रासो में। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के रचयिता आप सभी को पता है, चंद बरदाई जी। पृथ्वीराज रासो की भाषा की बात करें तो यहाँ पर हम ब्रिज भाषा को लगाएंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की भाषा जो है डिंगल पिंगल मानी जाती है, लेकिन पिंगल अधिक माना जाता है, क्योंकि ब्रिज भाषा के शब्दों का अपभ्रंश प्लस ब्रज अपभ्रंश प्लस राजस्थानी सभी भाषाओं का प्रयोग इसमें पृथ्वीराज रासो में किया है। लेकिन अधिकतर जो भाषा है वो ब्रिज शब्दों के अधिक हमें प्रयोग देखने को मिलते हैं। उसके अधिक जो भाषा रही है वो ब्रिज रही है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रिज आंसर लगाएंगे। ऑप्शन के अनुसार ही हम जो है आंसरों को जो है सिलेक्ट करेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के सर्ग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के सर्ग को जो है समय कहा जाता है। एक सेकेंड भाई। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी मानी जाती है? तो आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्तियों में शामिल है बिसल देव रासो। बिसल देव रासो जो है एक श्रृंगारिक कीर्ति रही है आदिकाल के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को कड़वक शैली कहा जाता है। हिंदी का प्रथम खंड महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। रानीपन और सामान्य जीवन के बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में की अपनी खास विशेषता है? वो रही है बिसल देव रासो की। बिसल देव रासो के अंतर्गत जो है रानीपन और सामान्य जीवन के बंधन मुक्ति की विशेषता देखने को मिलती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 39, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या सर्ग कौन सा माना जाता है? तो ये इसमें सबसे बड़ा समय या सर्ग पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कनवज युद्ध रहा है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? चंद बरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन जो है गारसा दातासी ने कहा है। उसके बाद देखते हैं आगे, हिंदी काव्य के में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला सबसे पहले 12 मासा का प्रयोग बिसल देव रासो में देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो की नायिका का नाम जो है संयोगिता है। पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो नायिका है वो उसका नाम जो क्या है? संयोगिता। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना? तो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में से इनमें से जो है श्याम सुंदर दास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है ऐतिहासिकता, क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता पर संदेह किया गया है। कहीं पर पृथ्वीराज रासो का जो पूर्व पद है उसे काल्पनिक बताया है और उत्तर पद को जो है ऐतिहासिक बताया है, इसलिए जो है पूरी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता। आगे भी देख लेते हैं, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। बिल्कुल भी ऐतिहासिकता का पुट नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ ही कह डाला है। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को? क्या आंसर होगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा हमारा गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ कहा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? अभी हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर बल दिया, ऐतिहासिकता को जो है पर संदेह किया है, जिसमें कि इतिहास की उपेक्षा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं, किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आपको हर एक टॉपिक को बिल्कुल समझ के साथ उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए तैयार करना है, जिसमें कि आधे से अधिक प्रश्न तो आपके जो है समझ बेस के आधार पर अपने आप ही ठीक होते चले जाते हैं। तो इसलिए हर एक प्रश्नों को जो है आपको ध्यान से, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए पढ़ते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना है। जो बच्चे DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, तो या आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 83838284
637 इस नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हो कि हाँ हम इस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल विद नोट्सों के साथ, विद टेस्ट सीरीज़ के साथ करना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो कर्नल जेम्स टॉड। उसके बाद देख लेते हैं बिसलदेव रासो की नायिका। बिसलदेव रासो की नायिका जो है राजमती रही है। राजमती की जो कहानी है बिसलदेव रासो की, इसको 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितने खंडों में बांटा है बिसलदेव रासो की कथा को, तो 4 खंडों में बांटा हुआ है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद जो है निम्नलिखित में से दोहा रहा है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा हमारा? दलपति विजय जो है, जिन्होंने खुमान रासो की रचना की, तो वो जो है रचना अजमेर के शासक से संबंधित रही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 51। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। अधिक जो है तथ्यों की डिटेल में नहीं जा रहे भाई, हम केवल प्रश्न का आंसर देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसलिए कम समय में हमें अधिक प्रश्नों को करने की जो है आज की क्लास के अंतर्गत जो है टारगेट हमने बनाया है। तो इसीलिए आप कहीं ये सोचो मैम बिल्कुल प्रश्नों का आंसर बताते हुए आगे निकल रही है, क्योंकि विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रश्नों की चर्चा हम जो है अपनी जो है अलग सीरीज़ के अंतर्गत, प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम करते हुए चल रहे हैं, जो हमारे डीट प्रेस भी टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, साथ ही अन्य परीक्षाओं के लिए भी मददगार साबित होंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 52। हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? तो कीर्तिलता को इन्होंने जो है अवहट कहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? कवि शेखर मैथिली कोकिल और कवि कंठाभरण आदि नाम दिए हैं विद्यापति जी को। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति पदावली का संपादन किया है। देसिल बआना सब जन मीठा ते तेसन जपो अवहट रचना के रचनाकार कौन रहे हैं? तो विद्यापति रहे हैं इन पंक्तियों के रचनाकार। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसमें हमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखते हुए श्रृंगार रस की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति एक शैव थे। विद्यापति की पदावली को पढ़कर जो है वैष्णव का भ्रम हो जाता है, लेकिन विद्यापति वास्तव में जो है एक शैव थे। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 59। तोता-ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोता-ए हिंद जो है अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, स्वयं अमीर खुसरो ने कहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 60। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है? तो अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि कहने वाले विद्वान कौन हुए हैं? वे हुए हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि अगर पूछा जाए तो स्वयंभू को माना है, और अवधि का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना है। ये सब दोनों तथ्य आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद खुसरो जी जो है, अमीर खुसरो जी का जो है असली नाम पूछा हुआ है, तो अब्दुल हसन हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 62। हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का कोई शतान नहीं। हिंदी में मिलावट नहीं खपती, ये जो कथन है ये किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा है हिंदी में कोई मिलावट नहीं
खपती। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और खड़ी बोली शब्दों का अमीर खुसरो ने हिंदी में प्रथम बार प्रयोग करने की कोशिश की है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। बड़ी कठिन है डगर प्रेम पनघट की। तो ये कथन है जो है, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? बड़ी डगर है कठिन, बड़ी कठिन है डगर पनघट की। जो ये पंक्तियाँ हैं निम्नलिखित में से अमीर खुसरो जी की हैं। काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, ये पंक्तियाँ भी जो है अमीर खुसरो जी द्वारा लिखी गई हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी जो है एक फ़ारसी शब्दकोश माना जाता है, जो कि अमीर खुसरो जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की अपेक्षा अधिक था। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की अपेक्षा अधिक था। जो ये कथन है बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया है। आंसर हो जाएगा शुक्ल जी, क्योंकि कबीर की अपेक्षा जो है खुसरो को अधिक महत्व दिया है शुक्ल जी ने। उसके बाद और कबीर को जो अधिक महत्व दिया है वे विद्वान हुए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी मुकरियों पहेलियों में चमत्कार पैदा किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ति अलंकार। उसके बाद देख लेते हैं आगे। आदिकाल को खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग मैंने अभी बताया था आपको, अमीर खुसरो जी ने किया। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को कहा जाता है। यह कथन किसका है? कथनों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आपको। यह कथन जो है मिश्र बंधुओं जी का है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 70। किस रासो ग्रंथ का संबंध विग्रहराज चतुर से है? तो बिसल देव रासो का संबंध विग्रहराज चतुर से है। अगर बिसल देव के भी जो है क्रम पूछ लिया जाए, कौन से क्रम का बिसल देव रासो रहा, बिसल देव जी रहे हैं, वे थे तृतीय बिसल देव। प्रथम बिसल देव, द्वितीय बिसल देव, तृतीय बिसल देव। तो ये तृतीय बिसल देव की कहानी रही है जिसमें जो कि हमें नरपति नाल्ला जी ने लिखी है, बिसल देव रासो। उसके और इसका जो नाम है वो है विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हैं, या बिसल देव तृतीय भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 71। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को माना गया है। प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई जी को माना गया है। और डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? नरोत्तम स्वामी जी द्वारा जो रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसिक से मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 73। बिसल देव रासो में राजा बिसल देव के साथ किस विवाह वियोग और किसका आएगा भैया? किसके विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? तो वो है राजमती, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछा गया है बिसल देव रासो की नायिका का नाम। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो अर्ध प्रमाणिक रचना पृथ्वीराज रासो ग्रंथ माना जाता है। और किसने माना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना है, जो कि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, तो कुछ ने जो है अप्रमाणिक माना है, तो किसी ने जो है इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। किसने प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अप्रमाणिक माना है, मैंने आपको आपसे डिटेल से समझाया हुआ है। कई विद्वान हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। उक्ति धर्म विशालकाय राजनीति नवरसम खट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। जो ये पंक्ति है, इन पंक्तियों के रचयिता निम्नलिखित में से जो है चंद्रबरदाई जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द माना जाता है अवधूत मत। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया साहू। ये जो पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई चरपटनाथ जी के द्वारा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। किसका व्यक्तित्व, जो उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान
धर्म के नेता थे। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 79। आचार्य शंकर के महावाद या अद्वैतवाद के खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? तो आंसर हो जाएगा हमारा रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा पाने का एकमात्र साधन है, राधा मान्य नहीं है, तो किसमें हमें देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा द्वैतवाद के अंतर्गत। उसके बाद देख लेते हैं निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। हमें निर्गुण संतों के विचारधारा के बीज निम्नलिखित में से कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिद्धनाथ कवियोग में की रचनाओं में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। एक सेकंड भाई। और इन्हीं रचनाओं को जो आधार बनाकर जो है कबीरदास जी ने रचनाएं लिखी है, ये भी आपको पता है। सिद्धों से उन्होंने उलटबासियाँ ली है और नाथों से उन्होंने हठयोग को लिया है। उसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 82। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविताएं संग्रहित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी की। उसके बाद देख लेते हैं ज्ञान मार्गी शाखा का एकमात्र सम्राट किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीरदास आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 84 कबीर की भाषा को पंचमैली खिचड़ी आप सभी को पता है, श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। कबीरदास जी की भाषा को जो है पंचमैली खिचड़ी का नाम श्याम सुंदर दास ने दिया है। और कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। संत रैदास कबीर के समकालीन है, ये भी बिल्कुल सही है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है, ये तो इनकी मुख्य विशेषता रही है। उसके बाद जो है आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं मिलता, ये आंसर हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि मिलता है आईने अकबरी में ही कबीरदास जी का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके ये पूछा भी जाता है निम्नलिखित में से कबीर का उल्लेख किस में मिलता है? तो ध्यान रखना है आईने अकबरी में। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी रहे हैं। वैष्णव भक्ति के प्रतिपादक आचार्य जो है निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? वैष्णव भक्ति के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य जी रहे हैं। और अष्टयाम के रचनाकार निम्नलिखित में से नाभादास जी हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 90। तुलसी चरित्र रचना के रचनाकार जो है रघुवर दास जी माने जाते हैं। तुलसी चरित्र रचना ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास जो कि रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 92। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में उपयुक्त जो पंक्तियाँ है किस रचनाकार द्वारा कही गई है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की बात आ जाए तो तुलसीदास जी की बात आती है। करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये जो बात कही है, ये कथन कहा है तुलसीदास जी के संबंध में निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा कहा गया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुरतीय नर्तीय सब चाहती अस होई, जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार तुलसीदास जी रहे हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इन पंक्तियों के रचनाकार जो है निम्नलिखित में से रहीमदास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति पर की? तो जो रामचरितमानस की रचना की पद्धति को अपनाया है उसमें दोहा चौपाई पद्धति को अपनाया है तुलसीदास जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। ये गलती से सर्कल हो गया था कवि तो सवैया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं। रीझी अपनी बूझी पर खीजी विचार विहीन, ते उपदेश न माहनी मोह दधी
मीन। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार भी तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में आप सभी को पता है 7 कांडों की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परीक्षा ही। जो इन पंक्तियों के रचनाकार है, इन पंक्तियों के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है तुलसीदास जी रहे हैं। लेकिन ये पूछी हुई है कि ये किस रचना की पंक्ति है? तो कवितावली से ये ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस को किस भाषा में रचा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा हमारा अवधी भाषा का महाकाव्य रहा है। ये अवधी भाषा का महाकाव्य रहा है रामचरितमानस। और जो ब्रज भाषा में इन्होंने अपनी विनय पत्रिका की रचना की है। कुछ रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में की है तुलसीदास जी ने, और कुछ रचनाएं जो है ब्रज भाषा में की है। तो अवधी भाषा में रचित रचनाएं और ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं की है, इसकी मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ में करा चुकी हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ केवल जो है आज की क्लास के अंतर्गत हम प्रश्न के आंसर पर ही बल देते हुए अपनी अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। विद एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम जो है चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं, क्योंकि अधिक प्रश्नों को आज की क्लास में हमें करना है। तो लगभग जो है 30 मिनट में हम जो है 100 प्रश्नों को कर चुके हैं, जो कि हमारी जो बिल्कुल जो जल्दी प्रश्नों को किया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो देख लेते हैं बरवे रामायण में कितने कांड और कितने छंद है। तो बरवे रामायण जो रचना है तुलसीदास जी द्वारा ही, तुलसीदास जी की ये प्रसिद्ध रचना है, तो जिसमें कि हमें जो है 7 कांड और 69 छंद देखने को मिलते हैं। कितने छंद? 69। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस आंसर सी होगा हमारा 69 छंद। 7 कांड और 69 छंद हमें देखने को मिलते हैं। तो सभी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी द्वारा, लगभग उनमें 7 कांड देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 101। दुल्हन गाहू मंगलाचार हम घर आए हो राजा राम भरतार। जो ये पंक्तियाँ है दुल्हन गाहू मंगलाचार, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान जी हैं। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग करते हैं? तो सीताराम को जो है युगल सरकार का संबोधन निम्नलिखित में से जो है स्वसुखी शाखा के लोग करते हैं। इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं नाथ संप्रदाय के संबंध में किसके द्वारा कही गई है, अर्थात किसका कथन है? आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा बीजक, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर विनय पत्रिका। जैसे कि कबीरदास की, फिर मृगावती जो है कुतुबबंद जी की रचना है, और जायसी जी की रचना जो है पद्मावत है। फिर आएगा हमारा तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका। उसके बाद आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन रचनाओं को भी हमें आरोही क्रम में लगाना है। सबसे पहले ढोला मारूरा दोहा, फिर सत्यवती कथा, फिर मधुमालती, फिर उस्मान जी द्वारा रचित चित्रावली। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की परिभाषिक शब्दावली का किसका प्रभाव है? तो परिभाषिक शब्दावली पर जो है निम्नलिखित में से कुंडली योग की परिभाषिक शब्दावली पर कबीर द्वारा प्रयुक्त निम्नलिखित में से किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा नाथ पंथ का। उसके बाद राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो राजकुमार निम्नलिखित में से किस रचना का नायक है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सत्यवती कथा का। उसके बाद किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? तो अखरावट के अंतर्गत जो कि जायसी जी की रचना है, उसमें वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या
110 किस सूफी प्रेम आख्यान की रचना 1503 ईस्वी में हुई? तो 1503 में निम्नलिखित में से जो है मृगावती की रचना हुई। उसके बाद कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? तो ये बताना है हमें। सही आंसर हो जाएगा हमारा सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 112। कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? जान कवि का समय 1612 से 1664 माना जाता है। माधव काम कंदला की रचना राजस्थानी में हुई। और नूर मोहम्मद जी द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा की रचना है। छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। तो ये आपको बताना है आंसर क्या होगा हमारा। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सी, नूर मोहम्मद जी द्वारा जो इंद्रावती रचना है उसकी भाषा ब्रज भाषा नहीं है, अवधी भाषा रही है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113। यह तन जारी छार के कहाँ के पवन उड़ाओ, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन रहे हैं? तो पद्मावत ही रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो लखन सेन पद्मावती के लेखक जो है दामोदर कवि रहे हैं। उत्तर रामचरित नाटक के रचनाकार जो है भावभूति रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न राघव के रचनाकार जो है जयदेव कवि रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। स्वयंभू के राम कथा का काव्य का जो नाम है वो पौंचरीव माना जाता है, पौंचरीव रहा है, जिसमें कि 5 कांड रहे हैं इनकी राम कथा में। और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा राम कथा रही उसमें 7 कांड रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 5 कांड और 63 संधियाँ रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा 5 कांड और वही 83 संधियाँ, 63 नहीं, 63 पुरुषों का महापुराण जो है पुष्यधन जी द्वारा लिखा गया था, लेकिन स्वयंभू जी द्वारा लिखे गए पौंचरीव जो रचना है इसके अंतर्गत हमें 5 कांड देखने को मिलते हैं और 83 संधियाँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इनमें से गुरु नानक का जीवन क्या है, जीवन काल क्या रहा है? तो 1469 ईस्वी से लेकर 1538 तक। उसके बाद निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो निम्बार्काचार्य जी द्वारा निम्नलिखित में से जो है द्वैत अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। शुद्ध अद्वैत के वल्लभाचार्य रहे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के मध्वाचार्य। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का परिणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा मधुमालती। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 121। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव पड़ा है? तो नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव पड़ा है? ब्रजभाषा के जो कवि रहे हैं नंददास जी, जो कि अष्टछाप के कवियों में शामिल है और सूरदास के बाद ब्रजभाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि नंददास जी को कहा जाता है। तो इसका प्रभाव जो है रूपमंजरी पर पड़ा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 122। माधवानल काम कंदला नामक जो रचना है किस कवि की है? तो माधवानल काम कंदला जो रचना है निम्नलिखित में से इस जो रचना के रचनाकार रहे हैं उसके रचनाकार रहे हैं भाई। इस रचना के रचनाकार तो काफ़ी कवि रहे हैं भाई, कई कवियों द्वारा लिखी गई ये रचना है। इस रचना के नाम से जो है कई कवियों ने रचना लिखी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा गणपति चंद्र जी ने। गणपति चंद्र जी की राजस्थानी साहित्य के अंतर्गत लिखी गई प्रसिद्ध रचना रही है और आगे चल के अवधी भाषा में जो है आलम कवि द्वारा भी लिखी गई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 29। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या पूछी हुई है भाई, वैसे कुल ग्रंथों की संख्या पूछी जाए तो 78 आएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 125। छिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो नारायण दास जी की रचना है छिताई वार्ता। गणपति रचित माधव काम कंदला की भाषा अभी हमने देखा था राजस्थानी साहित्य में लिखा गया। उसके बाद बात करें आगे।
ढोला मारूरो दोहा के रचनाकार कौन है? तो सॉरी भाई, ढोला मारूरो दोहा कुशल राव की रचना है और किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी भाषा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 128। किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? तो राजकुमार ऋतुपर्ण नामक जो नायक है किस प्रेमाख्यान काव्य का है? ये है सत्यवती कथा का। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 29। मधुमालती के नायक कौन है? तो मधुमालती के नायक निम्नलिखित में से जो है मनोहर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो उस्मान कृत जो चित्रावली का नायक है वो है सुजान नामक नायक रहा है। उसके बाद ज्ञानद्वीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो ज्ञानद्वीप की जो नायिका है वो देवयानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लैला मजनू के कथानक को हिंदी के प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में प्रस्तुत करने का जो श्रेय है किस कवि को जाता है? सही आंसर हो जाएगा हमारा जान कवि। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 133। देख लेते हैं भाई, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु के किस ग्रंथ में प्रकाशित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सिंदूरी तिलक के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं आगे, तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसी भूषण नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता रसरूप है। उसके बाद देखते हैं आगे, अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के आधार पर रसनिधि की कौन सी रचना लिखी गई? बिहारी सतसई के आधार पर जो रचना लिखी गई वो लिखी गई जो रसनिधि द्वारा रतन हजारा। उसके बाद देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 136। रामचंद्राभरण और चंद्रभूषण एवं रामालंकार नामक ग्रंथ किस रीतिकाल कवि द्वारा लिखे गए? किसके रीतिकाल कवि की रचनाएं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गोप कवि की। उसके बाद नगेंद्र के अनुसार आचार्य भूषण का जन्म कब हुआ? डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार अगर भूषण का जन्म पूछा जाए तो 1613 ईस्वी में माना जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, प्रश्न संख्या 138। घनानंद की किस कीर्ति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार हमें देखने को मिलती है? आंसर हो जाएगा इश्कलता। सुजान सागर के रचयिता कौन है? सुजान सागर के रचयिता जी रहे हैं घनानंद। उसके बाद देखते हैं आगे, घनानंद की वह कीर्ति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर अनेक उल्हाने दिए गए हैं, उस कीर्ति का क्या नाम है? तो वो कीर्ति है प्रेम पत्रिका। उसके बाद घनानंद की किस कीर्ति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण कौमुदी में। कृष्ण कौमुदी घनानंद जी द्वारा लिखी गई कृष्ण लीलाओं का वर्णन इस रचना में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं, घनानंद के प्रेम में कौन सी विशेषता नहीं है? तो घनानंद के प्रेम की में स्वच्छंदता देखने को मिलती है, आसक्ति भी देखने को मिलती है, स्वानुभूति परखता भी रही है, लेकिन उभयपक्षीय प्रेम नहीं है उनका, एक पक्षीय है, एक तरफा प्रेम रहा है, ये आप सभी को पता ही है। तो देख लेते हैं आगे, उभयपक्षीय मतलब दोनों तरफ का प्रेम नहीं है, एक तरफा रहा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा, घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? सर्वाधिक प्रसिद्ध जो ग्रंथ है घनानंद जी का, इनमें शामिल है ये सुजान सागर, जो कि विरह के काव्य माना जाता है इनका, और जो घनानंद ने अपनी परिमिका के विरह में ये जो है ग्रंथ लिखा है सुजान सागर। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या, अगला प्रश्न है, देखते हैं घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा? तो साक्षात रस की मूर्ति घनानंद जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उसके बाद देखते हैं आगे, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अलंकार चंद्रोदय नामक जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? रसिक सुमति जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद देख लेते हैं, घनश्याम किस कवि का उपनाम है? तो भूषण का उपनाम रहा है घनश्याम, आचार्य भूषण जी का उपनाम घनश्याम है। उसके बाद देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 147। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? तो छल नामक संचारी भाव की उद्भावना करते हुए उन्होंने संचारी भावों की संख्या कितनी बताई है? 34। पहले संचारी भावों की संख्या, मूल रूप से संचारी भावों की संख्या हम 33 मानते हैं भाई, लेकिन अगर देव के द्वारा पूछ लिया जाए तो संचारी भावों की संख्या 34 है, जिसमें कि उन्होंने छल नामक संचारी भाव को और जोड़ दिया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर हमारी 148।
तो देख लेते हैं। अभिधा उत्तम काव्य लक्षणा माध्यम लीन, जो ये पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा रचित है? तो देव कवि की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। राम सतसई के रचयिता का नाम बताइए? तो राम सतसई के रचयिता रहे हैं रामश्या दास जी, राम सतसई के रचयिता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 150। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अनुकरण मात्र नहीं, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी व्यंजना भूषण ने की है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। उसके बाद देख लेते हैं मतीराम कृत ललित ललाम के जो रचनाकार मतीराम कृत ललित ललाम जो रचना है वो किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक जो है अलंकार संबंधी ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या हमारे 52। द्विज देव का समय बताइए? तो द्विज देव का जो समय काल रहा है वो निम्नलिखित में से क्या रहा है? तो 1820 से 1861 तक का माना जाता है। रसराज के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? तो रसराज के रचयिता निम्नलिखित में से जो है कौन माने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा मतीराम। मतीराम जो है रसराज के रचयिता रहे हैं। एक सेकंड भाई, एक प्रश्न हम देख लेते हैं दोबारा से। ये यहाँ पर सॉरी भाई, इस प्रश्न का आंसर मैं जल्दी में आपको अलंकार संबंधी बता गई। ये अलंकार शरवशव ग्रंथ का नाम है। इसमें प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने, ये ध्यान दे लिया कि ये पूछा हुआ है कि ललित ललाम जो है मतीराम का किस प्रकार का ग्रंथ है। तो ये एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है, लेकिन ये पूछा हुआ है संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ कि शायद मैं प्रश्न गलत पढ़ गई ऊपर, तो इसलिए मैं दोबारा से प्रश्न नंबर 51 पर आई हूँ। तो इस ग्रंथ का जो संस्कृत का प्रभाव है, किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा है, ये पूछा हुआ है। प्रश्नों को आपको परीक्षा में भी ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी से ही हमारे 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं, जो कि आपको उदाहरण के रूप में अब देखने को मिल ही गया होगा। तो देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कुवलयानंद। कुवलयानंद का प्रभाव जो है ललित ललाम पर पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं। और ये पूछ लिया जाए ये किस प्रकार का ग्रंथ है ललित ललाम? तो एक अलंकार संबंधी ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 154। डॉक्टर बच्चन ने अंतिम रीति मुक्त कवि किसे कहा है? तो डॉक्टर बच्चन जी द्वारा अंतिम रीति मुक्त कवि जो है निम्नलिखित में से किस कवि को कहा है? आंसर हो जाएगा द्विजदेव को। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल परंपरा का अंतिम सिंगारी कवि किसे कहा है? शुक्ल ने जो सिंगारी कवि माना है द्विजदेव को, और बच्चन सिंह ने इसे अंतिम रीति मुक्त कवि कहा है। किसी भी प्रकार से परीक्षा में प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 156। अन्योक्ति कल्प द्रुम नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे हैं? तो इस ग्रंथ के रचयिता दीनदयाल गिरी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। रीतिकाल के किस कवि को जो संस्कृत के नागभट्ट से जोड़ा गया है? रीतिकाल के किस कवि को संस्कृत के नागभट्ट से जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सेनापति को। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारी 158। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से है। यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कही है? सही आंसर हो जाएगा हमारा घनानंद जी के बारे में। किसके अनुसार आचार्य करम में भूषण जो आचार्य करम, भाई ये करम यहाँ गलत है, तो आचार्य करम इस प्रकार आएगा। आचार्य करम में भूषण जितने सफल रहे हैं, कवि करम में उतने ही अधिक सफल कहे जा सकते हैं। भाई ये सही है शायद, तो या आचार्यों के क्रम में अगर बोल दिया जाए तो इस प्रकार का क्रम आएगा। अगर आचार्य क्रम यानी कि आचार्यों में, आचार्यों के काम में, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा तो ये वाला क्रम भी हम सही कह सकते हैं। तो ये यहाँ ठीक ही मान लेते हैं। तो कवि क्रम यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो ये आचार्य क्रम भी सही है, उतना ही अधिक सफल कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये जो कथन है
ये किसके द्वारा कहा गया है कि किस विद्वान के अनुसार, किसके अनुसार आचार्य क्रम में भूषण जितने असफल रहे हैं, कवि क्रम में उतने ही वे अधिक सफल कहे जा सकते हैं। ये कथन जो है भूषण जी के संबंध में निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा कहा गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारे 160। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन जो है जॉर्ज क्रिएशन ने कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई जो है रचना नहीं। तो डी ऑप्शन नहीं है हमारा, इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 161। जल्दी जल्दी 20 प्रश्नों को और कर लेते हैं भाई। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबार कवि कौन है? तो बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं निम्नलिखित में से जो है मतीराम। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मतीराम जी जो है बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि रहे हैं। उसके बाद 162 प्रश्न संख्या। रीतिकाल काव्य की सर्व प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? तो सब सर्व प्रमुख भाषा जो है रीतिकाल के अंतर्गत ब्रज भाषा रही है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 163। मतीराम के अलंकार विवेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? मतीराम के जो अलंकार विवेचन है उसमें अप्पय दीक्षित का जो है हमें अनुकरण लक्षित होता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 164। मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपण ग्रंथ कौन सा है? तो मतीराम जी द्वारा छंद निरूपण ग्रंथ है वृत्त कौमुदी। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से जो है प्रताप सिंह जी है। प्रताप शाही ने व्यंग्यार्थ कौमुदी रचना लिखी है। प्रताप शाही है भाई ये। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न संख्या 166। देव की भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सैदोष है तथा उनमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है। किस आलोचक की पंक्ति है? ये किसके द्वारा कहा गया है? आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र जी की पंक्ति है। ये देव के संबंध में कही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 67। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? पृथ्वी सिंह निम्नलिखित में से जो है इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर हो जाएगा रसनिधि। रसनिधि का वास्तविक नाम जो है पृथ्वी सिंह है। और रसलीन का भी वास्तविक नाम कई बार पूछा जाता है, जिसका जो है गुलाम, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाए गुलाम नबी जो है इसका वास्तविक नाम रहा है। उसके सैयद गुलाम, एक सेकंड, क्योंकि रसलीन का भी वास्तविक नाम पूछा जाता है परीक्षाओं में। थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं आ रहा नाम, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आज का होमवर्क यही है आपका कि रसलीन का वास्तविक नाम बताना है। रसनीति का आप लोगों ने देख ही लिया कि ये पृथ्वी सिंह है। रसलीन का वास्तविक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुलाम से नाम अभी माइंड से स्किप हो रहा है तो इसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। तो देख लेते हैं जगत विनोद के रचयिता का नाम बताइए। तो जगत विनोद रचना के रचयिता का नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है पद्माकर। पद्माकर रहे हैं जगत विनोद रचना के रचयिता। उसके बाद श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस का सार ग्रंथ निम्नलिखित में से जो है जगत विनोद को ही कहा जाता है, पद्माकर जी द्वारा लिखा गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 170। पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया है? हितोपदेश जो रचना है इसका अनुवाद पद्माकर ने जो है किसके अनुरोध पर किया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा सरदार अदाजी के जो अनुरोध पर। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 171। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? अलंकार संबंधी ग्रंथ रहा है पद्माकर का, वो है पद्माभरण। उसके बाद पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है, उसका आंसर हमारा हो जाएगा राम रसायन। राम रसायन जो रचना है पद्माकर जी द्वारा दोहा चौपाई छंद में लिखी गई। उसके बाद प्रश्न संख्या 173। पद्माकर का वीर रस प्रदान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वीर रस प्रदान ग्रंथ पद्माकर का है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। उसके बाद जयपुर नरेश प्रताप सिंह
के दरबारी कवि कौन रहे हैं? तो पद्माकर जी जयपुर के नरेश प्रताप सिंह के दरबार कवि रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश देव की कौन सी रचना मानी है? तो नायक नायिका भेद का जो विश्वकोश है देव की जो है निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव कवि ने मानी है? ये मानी है सुख सागर तरंग को। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 176, रसनिधि का जन्म बताइए। तो रसनिधि का जो वास्तविक नाम हमने पृथ्वी सिंह देख लिया था, तो रसनिधि का जन्म भी पूछा हुआ है, तो जन्म आंसर हो जाएगा हमारा 1603 ईस्वी। उसके बाद देख लेते हैं द्रोण पर्व किसकी रचना है? द्रोण पर्व निम्नलिखित में से जो है कुलपति श्रेष्ठ जी की रचना है। उसके बाद रीतिबद्ध कवियों से गणानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मार्शल है, वह अलौकिक व आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। भाई मुक्त आएगा, ये यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आंसर हमारा डी ही हो जाएगा, वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इश्कलता के रचनाकार कौन है? तो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। इश्क नामा बोधा कवि द्वारा लिखी गई है, नामा अगर आ जाए तो आंसर हो जाएगा बोधा, लेकिन इश्कलता आ जाए तो घनानंद जी की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, रस का साक्षात अवतार किसे कहा है? तो ये प्रश्न हम पहले पढ़ भी चुके हैं भाई। रस का साक्षात अवतार माना जाता है रीतिकाल के अंतर्गत, वो है घनानंद जी। प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं, रस का साक्षात अवतार कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि लेखक द्वारा कहा गया है, किस आलोचक द्वारा कहा गया है या किस विद्वान द्वारा कहा गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है घनानंद जी को रस का साक्षात अवतार माना है, कहा है। यानी कि अगर कथन के आधार पर पूछा जाए तो शुक्ल जी ने, और वैसे पूछा जाए तो घनानंद जी को कहा जाता है। और प्रेम के पीर का कवि अगर पूछा जाए रीतिकाल के अंतर्गत किसे कहा जाता है, तो घनानंद जी को कहा जाता है। प्रेम के पीर का कवि अगर सूफी कवियों में पूछा जाए तो जायसी जी को कहा जाता है। इस प्रकार से लगभग 1 घंटे से भी पहले हमने लगभग 180 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, कम समय में अधिक प्रश्नों को रिवाइज कर लिया है। इसी तरह मैराथन क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और एक बार और कहना चाहूँगी भाई, वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस, आज के काफ़ी प्रश्न हो गए, इतने ही आपको रिवाइज करने हैं। और जो प्रश्न आपको डाउट में लगते हैं या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम जो है जल्दी प्रश्नों के तथ्यों को गलत भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है 100% ही वो सही होते हैं, लेकिन मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने जो मैं तथ्य लेकर के आऊँ, अधिक से अधिक ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा लेकर के, और कम जो है बिल्कुल ये चाहती हूँ कि आप लोगों के जो है डाउट की वहाँ पर गुंजाइश ही ना हो, और जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है तथ्यों को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है या मुझसे कोई गलती होती है तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताया करो, उस पर हम जो है ध्यान देंगे और बच्चों को भी जो है बेनिफिट रहेगा। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।